हो गया है। आज कक्षा 11 का जो स्टेशनरी वेव वाला लेसन चल रहा है, इसमें अगली हेडिंग हम बता रहे हैं। जैसा कि कल हम बताए थे अप्रगामी तरंगों की ग्राफीय व्यवस्था में वक्र खींचा गया था। आज हमें दिखाना है वायु स्तंभों में कंपन। जैसा कि अप्रगामी तरंगें सिर्फ बद्ध माध्यम में ही उत्पन्न की जा सकती हैं, और बद्ध माध्यम दो प्रकार का हम बताए थे, कठोर और एक कोमल। मतलब कठोर से भी परावर्तन दिखाया गया, कोमल से भी। तो हम वायु स्तंभों का वाइब्रेशन भी, वायु स्तंभों के कंपन में भी दो बात करेंगे, एक क्लोज और एक होगा ओपन। तो आर्गन पाइप की बात तो करेंगे, लेकिन उसके पहले ध्यान देंगे स्वर, अधिस्वरक क्या होते हैं, मूल स्वरक क्या होता है, सन्नादि क्या होते हैं। छोटी छोटी परिभाषाएं हैं दो। तो स्वर का मतलब जो आवाज निकलती है ध्वनि स्रोत से, वो कहलाता है स्वर। बात आती है मूल स्वरक की, तो सबसे कम फंडामेंटल जो टोन होता है, सबसे कम आवृत्ति वाला स्वर कहलाता है मूल स्वर। सबसे कम आवृत्ति वाले स्वर को, फंडामेंटल टोन को कहा जाता है मूल स्वरक। बात आती है अधिस्वरक की, ओवरटोन की बात आती है। तो अधिस्वरक का मतलब ऊंची आवृत्ति वाले जो स्वर आते हैं उनको कहा जाता है अधिस्वरक। मूल आवृत्ति का यदि 2 गुना हो गया तो द्वितीय अधिस्वरक हुआ। मूल आवृत्ति का 2 गुना तो द्वितीय सन्नादि होगा और प्रथम अधिस्वरक होगा। मूल आवृत्ति का यदि 3 गुना हो गया तो तृतीय सन्नादि अथवा दूसरा अधिस्वरक होगा। तो इन बातों का हम अध्ययन कराएंगे। तो अधिस्वरक का मतलब ये हुआ कि ऊंची आवृत्ति वाले स्वर को कहा जाता है अधिस्वरक। सन्नादि क्या होते हैं? तो मूल आवृत्ति का पूर्ण गुणज, मूल आवृत्ति का पूर्ण गुणज सन्नादि कहलाता है। जैसे मान लो कि एक स्वर है, उसकी आवृत्ति मूल आवृत्ति का 2 गुना है तो द्वितीय सन्नादि कहलाएगा। यदि 3 गुना है तो तृतीय सन्नादि कहलाएगा। यदि 4 गुना है तो चौथा सन्नादि, 5 गुना है तो पांचवा सन्नादि। ये होता है जैसे ध्वनि स्रोत होते हैं, म्यूजिकल जो साउंड उत्पन्न करने वाले वाद्य यंत्र होते हैं, उसमें भी ध्वनि की तीव्रता में चढ़ाव उतराव, सम विषम सन्नादि आते हैं। मूल आवृत्ति जो फंडामेंटल टोन है, उसकी फ्रीक्वेंसी को ही मूल आवृत्ति कहेंगे। मूल आवृत्ति का पूर्ण गुणज सन्नादि कहलाता है। ऊंची आवृत्ति वाला स्वर अधिस्वरक, और सबसे कम आवृत्ति वाले स्वर को कहा जाता है मूल स्वरक। तो अब हम दिखाना चाह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग, वायु स्तंभों में कंपन। जितने वाद्य यंत्र बने हैं, सिर्फ 2 ही प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, तनी हुई डोरियों पर आधारित वाद्य यंत्र। तो तनी हुई डोरियों के वाइब्रेशन को हम अगले लेसन में अध्ययन करेंगे, और इस लेसन में हम वायु स्तंभों के कंपनों पर आधारित वाद्य यंत्रों को, जैसे सीटिस, बेगुल, शहनाई, बांसुरी इत्यादि से संगीतमय ध्वनि उत्पन्न होती है, और किस प्रकार के वाद्य यंत्र से संगीतमय ध्वनि उत्पन्न होगी, किससे नहीं होगी, अभी देखेंगे। तो अब देखते हैं आर्गन पाइप। तो आर्गन पाइप का मतलब ये होता है समान व्यास की खोखली बेलनाकार नली को, पाइप को आर्गन पाइप कहते हैं। यदि दोनों सिरे खुले हैं उसके तो खुले आर्गन पाइप, यदि एक सिरा खुला और दूसरा बंद है तो कहलाएगा बंद आर्गन पाइप। तो पहले हम दिखाना चाहेंगे बंद आर्गन पाइप में वायु स्तंभों का कंपन, उसके बाद हम दिखाएंगे खुले आर्गन पाइप में वायु स्तंभों का कंपन, और कंपनों की विधाओं को भी, मोड्स को भी दिखाएंगे। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन देखेंगे, कंपन की प्रथम विधा। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में देखेंगे कंपन की तृतीय विधा। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में देखा जाएगा कंपन की तृतीय विधा। और जैसे जैसे हम कंपनों की विधाओं को, मोड को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे ऊंची आवृत्ति के स्वर आते जाएंगे। उसमें कुछ अधिस्वरक होगा, प्रथम अधिस्वरक, द्वितीय, तृतीय, इस तरह से अधिस्वरक होंगे। मूल आवृत्ति का जितना गुना होगा उतना सन्नादि होगा, जैसा कि अभी हम देखेंगे। यदि सन्नादियों की जो ध्यान देंगे, यदि केवल सम सन्नादि आते हैं या केवल विषम सन्नादि, तो उन स्वर में म्यूजिकल साउंड नहीं होगा। हाँ, ऐसा स्वर जिसमें सम और विषम दोनों प्रकार के सन्नादि उत्पन्न हो जाए, तो वे जो साउंड होंगे वो म्यूजिकल साउंड होंगे, मतलब वह संगीतमय होंगे। अब देखेंगे बंद आर्गन पाइप से वायु स्तंभों का कंपन। बंद आर्गन पाइप, क्लोज्ड आर्गन पाइप, बंद आर्गन पाइप में वायु स्तंभों का कंपन, में वायु स्तंभों का कंपन। बंद आर्गन पाइप में वायु स्तंभों का कंपन, वाइब्रेशन।
और इसमें हम मान लेते हैं, माना कि यल लंबाई की कोई, मान लिया जाए कि यल लंबाई का एक खोखला बेलनाकार पाइप है जिसका एक सिरा ये खुला हुआ है और दूसरा सिरा है बंद। एक सिरा ये बंद है और दूसरा सिरा है खुला हुआ। तो x बराबर यदि हम 0 करते हैं तो यह सिरा मूल बिंदु पर होगा, और पाइप की लंबाई यदि हम यल मान लें तो पाइप की लंबाई जब यल मानेंगे तो ये जो खुला सिरा है उसके लिए x बराबर यल हम मानेंगे। तो माना कि एक समान व्यास का खोखला पाइप x अक्ष के अनुदिश रखा गया है जिसका बंद सिरा मूल बिंदु पर और एक खुला सिरा मूल बिंदु से x = यल दूरी पर। तो जैसे देखेंगे यदि खुले सिरे पर, मतलब खुले सिरे से एक तरंग आएगी, किधर आएगी तो x अक्ष की ऋण दिशा में आएगी, तो यह जो सिरा होगा उसको दृढ़ सिरे की भांति, कठोर तल की भांति व्यवहार करके उसको वापस लौटाएगा, और एक तरंग जा रही है, दूसरी तरंग आएगी लौटकर। एक तरंग तो जाएगी, दूसरी इस तरह से लौट कर आएगी, तो ये दो तरंगें विपरीत दिशाओं में चलने लगेंगी, जिनके अध्यारोपण के फलस्वरूप इस बद्ध माध्यम में एक नई तरंग आ जाएगी जिसे स्टेशनरी वेव अप्रगामी तरंग कहते हैं। अब देखना है, एक तरंग चलेगी, मान लेते हैं एक तरंग x अक्ष की धन दिशा में चल रही है, तो दूसरा सिरा उसको लौटा देगा। यदि इधर से हम भेजेंगे तो ये बंद सिरा लौटाकर विपरीत दिशा में करेगा। तो धन x अक्ष की दिशा में चलने वाली समतल प्रगामी तरंग का समीकरण देखना है, प्लस x अक्ष की दिशा में संचरित तरंग का समीकरण y1, तरंग का समीकरण y1 इक्वल्स होगा a sin, जैसा कि हम बता चुके हैं धन x अक्ष की दिशा में चलने वाली तरंग का समीकरण y इक्वल टू होता है a sin 2πt बाई कैपिटल T, और ये माइनस, चूंकि यहाँ प्लस है इसलिए माइनस 2πx बाई लेमडा तुम लोगों को बताया गया था। अब ये तो देख रहे हैं कि धन x अक्ष की दिशा में चलने वाली तरंग का ये समीकरण है, तो उधर जब जाएगी तरंग तो उधर खुला सिरा है, खुले सिरे से परावर्तित तरंग का समीकरण जब देखेंगे तो ध्यान देंगे, परावर्तित तरंग का खुले सिरे से परावर्तित तरंग का खुले सिरे से देख रहे हैं धन x अक्ष की दिशा में जा रही, फिर उधर से आएगी विपरीत दिशा में, तो खुले सिरे से परावर्तित तरंग का समीकरण, तो खुले सिरे से जब तरंगें परावर्तित होती हैं तो कालांतर शून्य होता है। खुले सिरे से परावर्तित तरंग का समीकरण होगा y2, तो तरंग का समीकरण y2 इक्वल टू होगा a sin, और इन ब्रैकेट 2π स्मॉल t अपन कैपिटल T, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2πx अपान लेमडा। यहाँ प्लस इसलिए हो रहा है कि जब तरंग परावर्तित होगी खुले सिरे से, ये तो बंद सिरा है और बंद सिरे से ही तरंग इस दिशा में जा रही है, और ये है खुला सिरा। खुले सिरे से जब लौटेगी खुला सिरा तो यहाँ से इधर लौटेगी, तो उसके लिए चिन्ह यहाँ प्लस हो जाएगा। अब ये दो तरंगे उस बद्ध माध्यम में एक साथ विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, तो इनके अध्यारोपण से उस बद्ध माध्यम में एक नई तरंग उत्पन्न होगी जिसे कहा जाएगा अप्रगामी तरंग। अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण के सिद्धांत से y इक्वल्स होगा y1 प्लस y2, तो y इक्वल टू y1 प्लस y2 में देख रहे हैं कि ये तो दोनों में कॉमन हो जाएगा, लेकिन ये होगा sin 2π स्मॉल t अपान कैपिटल T माइनस 2πx बाई लेमडा, और प्लस sin 2π स्मॉल t अपान कैपिटल T माइनस है तो प्लस 2πx बाई लेमडा। तो इसमें हम देखते हैं CD फार्मूला लगाया गया था, तो ये c प्लस डी बाई 2 करेंगे, प्लस माइनस कट जाएगा, इसको जोड़ेंगे 4πt बाई t, 2 होगा तो 2πt बाई t होगा। y इक्वल टू हुआ 2a sin c प्लस डी बाई 2 मतलब 2πt अपान कैपिटल T, और इंटू होगा cos c माइनस डी बाई 2, तो इसमें से इसको घटाएंगे t वाला कट जाएगा, क्यों माइनस और माइनस माइनस जुड़ जाएगा, cos का गुणांक माइनस में प्लस होगा 2πx बाई लेमडा हुआ।
अब इसमें हम देख रहे हैं, ये तो हो गया अप्रगामी तरंग का समीकरण। तो इसमें या इस समीकरण को लिखा जा सकता है, इसमें x की वैल्यू, यदि x की वैल्यू हम 0 कर दें तो y का मान 0 होगा, मतलब वहां क्या बनेगा, निष्पन्द नोट्स बनेगा। और x बराबर l लिखेंगे तो इसका मान तो प्लस माइनस 1 होना चाहिए, तो प्लस माइनस 1 होने के लिए खुले सिरे पर प्रस्पंद बनेगा अधिकतम तीव्रता के लिए। तो अब ध्यान देंगे इसमें x बराबर 0 अर्थात कौन सिरा है, अर्थात बंद सिरे पर, बंद सिरे पर ध्यान देना। x बराबर 0 अर्थात बंद सिरे पर, y इक्वल टू 0 अर्थात, अतः बंद सिरे पर क्या बनेगा, अतः बंद सिरे पर, अतः पाइप के बंद सिरे पर सदैव क्या बनेंगे, पाइप के बंद सिरे पर, बंद सिरे पर, अतः पाइप के बंद सिरे पर सदैव नोट्स बनेंगे, निष्पन्द बनेंगे, क्योंकि y 0 है, सदैव नोट्स निष्पन्द बनते हैं, नोट्स बनते हैं। अब इसमें देखो ये जो देख रहे हैं y का मान मैक्सिमम तो कब आएगा, y का मान मैक्सिमम x बराबर l रखने पर आएगा। तो x बराबर l रखेंगे तो यहाँ ध्यान देना है कि काश जो होगा ये 2 पाई x बाई लेमडा का मान, तो x की जगह पर l लिखेंगे, x बराबर l, x बराबर l का मतलब खुले सिरे पर, x बराबर l मतलब खुले सिरे पर, खुले सिरे के लिए ऐसे लिख दो, खुले सिरे के लिए ये काश जो है 2 पाई l अपान लेमडा इक्वल्स प्लस माइनस 1 होना चाहिए। देखो इसका मान जब मैक्सिमम होगा तो y का भी मान मैक्सिमम होगा, और वहां तरंग की तीव्रता क्या होगी, अधिकतम होगी। अधिकतम तीव्रता वाले बिंदुओं को ही एंटी नोट्स कहा गया था, निष्पन्द कहा गया था। तो यहाँ आप बता सकते हो कि 1 कब आएगा चाहे माइनस 1 कब आएगा, हम क्या रखें, तो ये काश का पूर्णांक यदि 0 रहता, काश का पूर्णांक यदि 0 रहेगा तो प्लस 1 होगा, और यदि इसमें यदि यहाँ मान पाई रखेंगे तब क्या होगा, पाई यदि रखा जाए तब माइनस 1 हो जाएगा, कैसे आएगा ये देखना है। तो यहाँ 2 पाई l बाई लेमडा इक्वल टू प्लस माइनस 1 जो लिखा गया है वहां से क्या होगा देखना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, तरंगे कठोर तल से परावर्तित हो रही हैं, तो समीकरण में थोड़ा ध्यान देना है। तरंगे कठोर तल से परावर्तित हो रही हैं, तो कठोर के लिए तो साइन का पूर्णांक हम चेंज किए थे, इसलिए यहाँ ये प्लस नहीं लिखना है, माइनस x की अक्ष की दिशा रहेगी, प्लस यहाँ होगा, और यहाँ खुला सिरा मत कहना, यहाँ बंद सिरे से कहना, बंद सिरे से परावर्तित तरंग का समीकरण, बंद सिरे से परावर्तित तरंग के समीकरण में यहाँ तब ये देख रहे हैं कि प्लस है, यहाँ होगा माइनस, लेकिन कालांतर भी वहां होगा, ये प्लस 180 अंश का कालांतर होगा, प्लस 180 अंश, और यहाँ जब लिखेंगे 180 अंश तो ये साइन 180 प्लस थीटा माइनस हो जाता है, या y2 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये साइन होगा 2 पाई स्मॉल टी अपान कैपिटल टी, और माइनस हो जाएगा 2 पाई x बाई लेमडा। लेकिन अब ये देख रहे हैं कि ये ऋण x की दिशा में इधर तरंग आ रही है, इसलिए क्या होगा, माइनस चिन्ह है, धन x अक्ष की दिशा में नहीं जा रही है, माइनस यहाँ प्लस हुआ, और ये तो माइनस रहेगा ही, क्योंकि ये बंद जो सिरे से तरंगे परावर्तित होंगी तो x अक्ष की धन दिशा में चलेंगी। अब यहाँ तो माइनस चिन्ह आ गया, तो यहाँ y1 प्लस y2 जब करेंगे ये चिन्ह माइनस हो जाएगा, CD जब फार्मूला लगाएंगे तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये c प्लस डी बाई 2 तो होगा, तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 कब होता है, ये जब प्लस रहता है तब। लेकिन इसमें जब देखेंगे तो CD फार्मूला में साइन c माइनस साइन d वाले सूत्र में होगा 2 साइन c माइनस डी बाई 2 और इंटू काश में c प्लस डी बाई 2 होता है। इसमें थोड़ा सा देखेंगे तो ये जब माइनस करेंगे साइन वाले में t से ये t कट जाएगा और ये हो जाएगा माइनस, यहाँ चिन्ह माइनस होगा, और यहाँ 2 पाई x अपान क्या होगा, ये लेमडा होगा, और यहाँ ये 2 पाई t अपान कैपिटल T होगा, थोड़ा सा ये ध्यान देना है।
अब x बराबर 0 अर्थात बंद सिरे पर y बराबर 0 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू जब 0 करेंगे तो y का भी मान क्या हो जाएगा, 0 होगा। और 0 जब होगा तो जानते हैं कि वहाँ सदैव निष्पन्द नोड्स बनेंगे। और यहाँ x बराबर l खुले सिरे के लिए तो यहाँ साइन की बात है तो साइन ध्यान दो, साइन 2 पाई l अपॉन लेमडा इक्वल टू ±1 होना चाहिए। अब इसमें ये 2 पाई l अपॉन लेमडा इक्वल्स होगा 2m -1 इंटू π/2। थोड़ा सा ध्यान देंगे, जहाँ m का मान, जहाँ m बराबर हम लिख सकते हैं, जहाँ m इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, 2 3 डैश डैश कुछ भी हम लिख सकते हैं। जैसे यदि m बराबर 1 लिखेंगे तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा, m बराबर 2 सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन कंपन की द्वितीय विधा होगी, और m बराबर 3 थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में देखा जाए। यहाँ यदि 1 लिखते हैं तो 2 में से घटाएंगे तो 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 होगा, π/2 मतलब 90 डिग्री। तो बताओ ये साइन 90 डिग्री का मान +1 आता ही है। यदि 2 लिखेंगे तो 2 दूना 4, 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 4 में से 5/2, तो 5/2 पर वो 5/2 गुणे होगा तो उस पर भी आएगा -1 आ जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि इन बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता मैक्सिमम होगी, अर्थात x बराबर l पर। x बराबर l पर क्या होगा, x इक्वल टू l अर्थात खुले सिरे के लिए ध्यान देना, ये मैक्सिमम मान मतलब इन बिंदुओं पर, यानी x बराबर l दूरी पर अर्थात खुले सिरे पर। अर्थात खुले सिरे पर सदैव क्या बनते हैं, अर्थात खुले सिरे पर सदैव एंटी नोड्स प्रस्पंद बनते हैं, एंटी नोड्स बनते हैं। इसमें देख रहे हैं कि लेमडा का मान निकालना है, यहाँ से ध्यान देना है लेमडा इक्वल टू क्या होगा, तो लेमडा इक्वल टू होगा, यहाँ देखो पाई से पाई तो कट जाएगा और ये 2 दूना क्या हो जाएगा 4, 4l होगा, 4l अपॉन लेमडा इक्वल्स हुआ 4l 2 दूना 4, 4l अपॉन लेमडा इक्वल टू 2m -1। तो लेमडा इक्वल टू होगा 4l अपॉन 2m -1। ये समीकरण नंबर 1 हुआ, ये व्यापक सूत्र है। इसी फार्मूले से हम कंपनों की विभिन्न विधाओं को देखेंगे, सन्नादियों को, अधिस्वरकों को देखेंगे। अभी हम फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में कंपन की प्रथम विधा, फिर कंपन की द्वितीय विधा, सब अलग अलग दिखाना है। इसके बाद ध्यान देना फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, कंपन की प्रथम विधा। कंपन की प्रथम विधा, कंपन की प्रथम विधा, कंपन की प्रथम विधा, कंपन की प्रथम विधा, ये पहला नंबर इसमें फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में ध्यान देंगे। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन कंपन की जो प्रथम विधा है उसमें, तो इसमें ध्यान देंगे m बराबर 1, फर्स्ट मोड का मतलब m बराबर 1। यदि m बराबर 1 की संगत तरंग दैर्ध्य, की संगत तरंग दैर्ध्य, संगत तरंग दैर्ध्य लेमडा 1 हो तो, लेमडा 1 इक्वल्स होगा, लेमडा 1 इक्वल्स वहां ध्यान दो हो तो समीकरण 1 से ध्यान देंगे, समीकरण 1 से क्या होगा, तो लेमडा 1 इक्वल्स होगा 4l अपान ध्यान देंगे वहां m बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा अपान 1 लिखा जा सकता है। ध्यान दो लेमडा 1 इक्वल टू 4l अपान 1 होगा कि नहीं, m बराबर 1 रखने पर, तो 2 एकम में 2 में से घटेगा 1 होगा। और यदि ध्वनि की चाल, मतलब ध्वनि की चाल v माने तो आवृत्ति कुछ होगी, तो आवृत्ति तरंग की चाल तरंगदैर्ध्य में संबंध होता है। यदि m बराबर 1 की संगत तरंगदैर्ध्य लेमडा 1 हो तो समीकरण नंबर 2 से लेमडा 1 बराबर 4l अपान 1, तो ये जो कंपन की आवृत्ति होगी
तो सबसे कम आवृत्ति, यदि सबसे कम आवृत्ति का स्वर ही कहलाता है मूल स्वरक, तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में m बराबर 1 की संगत तरंग दैर्ध्य लैम्डा 1 तथा आवृत्ति n1, तथा आवृत्ति भी मान लो, तथा आवृत्ति n1 तथा आवृत्ति फ्रीक्वेंसी n1 हो तो लैम्डा 1 बराबर ये हो गया 4l/1, या n1 बराबर होता है v अपान लैम्डा 1, या n1 बराबर v अपान लैम्डा 1 की जगह पर 4l। ये हुआ समीकरण नंबर 2। अब देख रहे हैं कि n1 जो है, जहां n1 उत्पन्न स्वर की सबसे कम से कम आवृत्ति है उसे मूल स्वर कहा जाएगा। जहां n1 उत्पन्न स्वर की क्या है, ये उत्पन्न स्वर की मूल आवृत्ति, उत्पन्न स्वर की मूल आवृत्ति फंडामेंटल टोन, मूल आवृत्ति अथवा प्रथम सन्नादी, मूल आवृत्ति अथवा प्रथम सन्नादी है, मूल आवृत्ति अथवा प्रथम सन्नादी है। अब इसमें देखेंगे सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, कंपन की जो द्वितीय विधा है उसमें ध्यान देंगे। कंपन की द्वितीय विधा, अभी हम संगत तरंग दैर्ध्य के लिए फार्मूला ये 4l/2m-1 ये व्यापक समीकरण एक बताए थे अभी। अब देखेंगे सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में कंपन की द्वितीय विधा। तो कंपन की द्वितीय विधा में आर्गन पाइप तो वही है, लेकिन अब ये जो वाइब्रेशन होगा दो खंडों में होगा, यहाँ नोट्स बना और यहाँ एंटी नोट्स बना था। और यहाँ नोट्स तो अवश्य बनेगा, यहाँ एंटी नोट्स भी बनेगा, लेकिन बीच में देख रहे हैं कि दो क्रम से नहीं बनते, एक नोट्स उसके बाद एंटी नोट्स अवश्य बनेगा, फिर नोट्स बनेगा, फिर एंटी नोट्स बनेगा। तो जहाँ नोट्स बनते हैं वहाँ तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है, विस्थापन ज्यादा होता है, और जहाँ नोट्स बनते हैं न्यूनतम, एंटी नोट्स मैक्सिमम, जहाँ एंटी नोट्स तरंग की तीव्रता मैक्सिमम, विस्थापन अधिकतम होता है, और यहाँ नोट्स पर न्यूनतम शून्य होता है। अब आर्गन पाइप की लंबाई तो वही L है। यदि इस स्थिति में देखा जाए सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में कंपन की द्वितीय विधा, दूसरे नंबर पर देखेंगे कंपन की द्वितीय विधा। कंपन की द्वितीय विधा सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, कंपन की द्वितीय विधा सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में ध्यान देंगे। यहाँ m बराबर 2, सेकेंड के लिए m बराबर 2 लिखेंगे। तो यदि यहाँ लिखते हैं यदि m बराबर 2 की संगत, तरंग दैर्ध्य लैम्डा 2 तथा आवृत्ति n2 हो तो लैम्डा 2 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ लैम्डा 2 इक्वल टू 4l अपन जानते हो, यहाँ 2m-1 तो बताया गया है। हो तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से लिख सकते हैं इतना। अब m की जगह पर वैल्यू कितना रखोगे, 2, तो लैम्डा 2 इक्वल टू होगा 4l और 2 दूना क्या होगा 4, 4 में से घटाओगे तो 3 हो जाएगा। या n2 इक्वल टू v अपान लैम्डा 2, ये आवृत्ति है n2 v बाई लैम्डा 2, जहाँ v ध्वन की चाल, लैम्डा 2 वेव लेंथ है। या n2 इक्वल टू v अपान लैम्डा 2 की जगह पर 4l/3 होगा, तो 3 को ऊपर लिख देंगे। या n2 इक्वल टू 3 इंटू v/4l का मान देख रहे हैं समीकरण नंबर 1 में क्या है, n1। v/4l की जगह पर n1 लिखेंगे तो 3n1, समीकरण नंबर ये हो जाएगा, ये 2 तो ये 3 हो जाएगा। अब बताओ n2 को क्या लिखा जा सकता है, n2 क्या है। अब n2 ऊंची आवृत्ति वाला स्वर आ गया, जैसे मूल आवृत्ति का 3 गुना आ गया। ऊंची आवृत्ति का तो प्रथम अधिस्वरक होगा या तृतीय सन्नादी होगा। जहां n2 उत्पन्न स्वर का तृतीय सन्नादी, उत्पन्न स्वर का तृतीय सन्नादी अथवा प्रथम अधिस्वरक है। तृतीय सन्नादी क्यों है, क्योंकि ये मूल आवृत्ति का 3 गुना। अथवा अधिस्वरक में क्या होगा, प्रथम, अथवा प्रथम अधिस्वरक ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन।
अथवा प्रथम अधिस्वरक। तो कोई पूछेगा अधिस्वरक बता देना, ऊंची आवृत्ति के स्वर को अधिस्वरक। मूल आवृत्ति का पूर्ण गुणज सन्नादी होता है, ये अधिस्वरक है, प्रथम अधिस्वरक है। जहां N2 उत्पन्न स्वर का तृतीय सन्नादी अथवा प्रथम अधिस्वरक है। अब देखेंगे थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। कंपन की तृतीय विधा में आर्गन पाइप तो वही रहेगा, L लंबाई का आर्गन पाइप लिए हैं। कंपन की तृतीय विधा है, कंपन की ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब इसमें देखो यहाँ नोट्स तो बना, ये जानते हैं कि नोट्स कहाँ बनता है, एंटी नोट्स कहाँ बताया गया है, बार बार हम बताए हैं कि बंद सिरे पर सदैव बनेंगे नोट्स और खुले सिरे पर सदैव बनेंगे एंटी नोट्स। तो यहाँ एक नोट्स, एक एंटी नोट्स और एक नोट्स बना है, तो बीच में और नोट्स, 3 खंडों में वाइब्रेशन होगा। तो नोट्स के बाद एंटी नोट्स, नोट्स के बाद फिर एंटी नोट्स, एंटी नोट्स के बाद नोट्स, फिर एंटी नोट्स और उसके बाद नोट्स बनेंगे। जहां एंटी नोट्स बनेंगे वहां तरंग की तीव्रता मैक्सिमम, विस्थापन अधिकतम। तो अधिकतम विस्थापन, और जहां नोट्स वहां न्यूनतम, फिर एंटी नोट्स पर अधिकतम, नोट्स पर फिर न्यूनतम। इस तरह से हम देखते हैं कि वाइब्रेशन 3 खंडों में हो रहा है। और ये ध्यान देना, एक नोट्स के बाद एंटी नोट्स, फिर नोट्स, फिर एंटी नोट्स, फिर नोट्स, फिर एंटी नोट्स। तो ये थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, कंपन की तृतीय विधा, कंपन की तृतीय विधा, कंपन की तृतीय विधा, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। यदि m बराबर 3, थर्ड के लिए m बराबर 3, तो यदि m बराबर 3 की संगत तरंग दैर्ध्य यहाँ λ3 और आवृत्ति N3 मान लें, तो समीकरण नंबर 1 से λ3 = 4L बाई कितना होगा यहाँ, ये जानते हैं कि λ3 = 4L अपान फार्मूला है 2m-1 है। m की जगह पर कितना लिखा जाए, 3, 3 दूना 6 में से घटाएंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। तो N1 बराबर क्या लिख सकते हो, बोलो। तो V अपान N3 = हो जाएगा V अपान λ3, या N3 = मान λ3 का रखा जाए तो λ3 तो 4L/5 है, तो अपान यहाँ 5 ऊपर चला जाएगा, यहाँ 5 लिख देंगे। या N3 = कितना लिख दिया जाए, या N3 = 5, V/4L का मान कितना था, N1 था, मूल आवृत्ति का पूर्ण गुणज था, तो 5N1 लिखेंगे। अब ये बता सकते हैं कि N3 है क्या, जहां N3 उत्पन्न स्वर का क्या है, जहां N3 उत्पन्न स्वर का क्या है, ये उत्पन्न स्वर का 5वां सन्नादी, क्योंकि मूल आवृत्ति का 5 गुना। जहां N3 उत्पन्न स्वर का 5वां सन्नादी, 5वां सन्नादी अथवा द्वितीय अधिस्वरक, क्योंकि अब इसके बाद ऊंची आवृत्ति आ रही है, इसलिए द्वितीय अथवा द्वितीयक अधिस्वरक, द्वितीय अधिस्वरक है। अब इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 4। अब इसके बाद देखते हैं समीकरण नंबर 1, 2, समीकरण नंबर 2, 3 और 4 से। तो समीकरण नंबर 2, 3, 4 से क्या होगा, ध्यान देना। समीकरण नंबर कौन सा लिया जाए, तो समीकरण नंबर 2 लिया जाए, 3 और 4 से N1 संबंधी N2 संबंधी यदि N3 संबंधी डैश डैश कर दें तो ये बराबर क्या होगा। तो देख रहे थे V/4L तो सब में था, N1 भी सब में था। तो बताओ यहाँ N1 की जगह पर N1 तो हम लिखेंगे ही, N2 का मान कितना बताया गया, 3N1 बताया गया, और N3 का मान कितना, तो 5N1, तो N1 से N1 कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, N1 संबंधी N2 संबंधी N3 और संबंधी डैश डैश इक्वल टू यहाँ 1, ये बराबर होगा 1 संबंधी 3 और ये समानुपाती होगा 5, ये संबंधी डैश डैश, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देख रहे हैं कि 1 संबंधी 3 संबंधी 5, तो अनुपात कौन सा आ गया, विषम।
तो जब अनुपात विषम आ गया, विषम सन्नादी आ रहा है, तो इस आर्गन पाइप से क्या संगीतमय ध्वनि उत्पन्न होगी? नहीं। जिस आर्गन पाइप में सम और विषम दोनों प्रकार के सन्नादी आएंगे, उस आर्गन पाइप से संगीतमय ध्वनि उत्पन्न होगी। यदि केवल विषम सन्नादी आएंगे तो संगीतमय ध्वनि नहीं उत्पन्न होती। अतः स्पष्ट है कि खुले आर्गन पाइप से, अतः स्पष्ट है कि खुले नहीं बंद, अतः स्पष्ट है कि खुले आर्गन पाइप से, खुले नहीं, यदि अतः स्पष्ट है कि बंद आर्गन पाइप, क्लोज्ड आर्गन पाइप, बंद आर्गन पाइप से केवल विषम सन्नादी उत्पन्न होते हैं, विषम सन्नादी उत्पन्न होते हैं। देखो, यदि सिद्ध करने के लिए आएगा कि प्रूफ कीजिए, सिद्ध कीजिए कि ये खुले आर्गन पाइप से केवल विषम सन्नादी उत्पन्न होते हैं, तो इस तरह से कर लेंगे। इस पर क्वेश्चन भी एक से एक बुक में दिया है, एक से एक जटिल से जटिल न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पर दिया हुआ है। तो यदि कोई कहेगा कि ये खुला आर्गन पाइप चाहे बंद आर्गन पाइप कहेगा, तो बंद आर्गन पाइप में यदि पूछ दे कि प्रथम अधिस्वरक, तो प्रथम अधिस्वरक को सन्नादी कितना कहोगे? तृतीय सन्नादी। बंद आर्गन पाइप के लिए तृतीय सन्नादी ही प्रथम अधिस्वरक का काम करेगा। पांचवा जो सन्नादी होगा इसका, वह द्वितीय अधिस्वरक का काम करेगा। यदि कोई कह दे कि एक बंद आर्गन पाइप है, उसकी मूल आवृत्ति है, मान लिया जाए 100 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, तो उसका पांचवा सन्नादी तो 500 सीधे हो जाएगा। कौन सा अधिस्वरक हुआ? द्वितीय अधिस्वरक हुआ। यदि मान लो कह दिया कि उसका ये प्रथम अधिस्वरक की आवृत्ति कितनी होगी? 300 होगी, तो इस तरह से तृतीय सन्नादी मतलब 3 × 100, 100 हो जाएगा। तो इस तरह से लेसन तो चल रहा है, समापन की ओर सवाल भी लगाना है, नहीं आएगा तो पूछेंगे, हम बताएंगे भी। इसके बाद हम कल बताएंगे खुला आर्गन पाइप। खुले आर्गन पाइप में किस तरह के सन्नादी आते हैं? सम विषम दोनों आते हैं, केवल विषम आता है, और उसमें देखेंगे खुले आर्गन पाइप में, कल बताएंगे उसको। उसके बाद हम अंत्य संशोधन बताएंगे, रेजोनेंस ट्यूब बताकर लेसन समाप्त करेंगे। अब कल बताया जाएगा।